आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संकल्प दिन को मनाने यहाँ पर आए। संकल्प दिन के बारे में सभी लोगों को यहाँ पर पता है, लेकिन मैं संकल्प दिन के पहले की कुछ घटनाएं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब के परिवार से हूं तो आप लोगों को कुछ पारिवारिक बातें बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब छोटे थे और तब उनके पिताजी मिलिट्री में हुआ करते थे, रामजी बाबा, तब अचानक उनकी नौकरी चली गई, मिलिट्री की नौकरी चली गई। और मिलिट्री की नौकरी जाने के बाद सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि सारे बच्चों की पढ़ाई कराई जाए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बाबा साहब को भी पढ़ाए, आनंद राव को भी पढ़ाए, सभी बच्चों को पढ़ाए, घर का खर्चा करे। इसलिए रामजी बाबा अपने बड़े बेटे आनंद राव के पास आए और उन्होंने कहा कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सभी लोगों को, सभी बच्चों की पढ़ाई कर सकूं। मुझे कुछ उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये जो भिवा है, बाबा साहब को बचपन में भिवा नाम से बुलाया जाता था, ये भिवा ये बड़ा होने के बाद जरूर कुछ बड़ा काम करने वाला है। मुझे आशा है कि बाबा साहब कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बंद करें। आनंद राव से कहा कि आप अपनी पढ़ाई बंद करें और एक नौकरी मैंने देखी हुई है, आप वो नौकरी स्वीकारें और वो नौकरी करके आधा पैसा बाबा साहब के पढ़ाई को दें और आधा पैसा घर चलाने के लिए दें। आनंद राव जी ने उस समय जवाब दिया, अपने पिताजी को जवाब दिया, पिताजी, राम जी आनंद राव से पूछते हैं कि क्या आप तैयार हो इस चीज के लिए, क्या अपनी शिक्षा बंद करके बाबा साहब को पढ़ाने के लिए तैयार हो? तो आनंद राव जी ने जवाब दिया कि पिताजी, किसी बड़ी इमारत का, किसी बहुत बड़ी इमारत का अगर नींव होने का मुझे मौका मिलता है तो वो मैं नींव होने के लिए तैयार हूं। आनंद राव जी ने अपनी पढ़ाई को त्याग किया, नौकरी की और आधा पैसा बाबा साहब को पढ़ाने के लिए और आधा पैसा घर चलाने के लिए किया। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने, महाराज जी ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी। बाबा साहब की स्कॉलरशिप के बाद उस स्कॉलरशिप में ये कॉन्ट्रैक्ट था, एक एग्रीमेंट था कि बाबा साहब अपनी हायर एजुकेशन पूरा करने के बाद बड़ौदा सरकार में नौकरी करेंगे। ये एक एग्रीमेंट था। बाबा साहब की पढ़ाई पूरी हो गई, पैसे मिले थे, बड़ौदा सरकार से पैसे मिले थे, तो पढ़ाई पूरे होने के बाद बाबा साहब को उस पढ़ाई का उपयोग बड़ौदा सरकार के लिए करना था। ये बात शायद राम जी को पता नहीं थी। तो राम जी को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करके भारत वापस आ गए हैं, अभी बाबा साहब इस देश में सामाजिक आंदोलन करेंगे। बाबा साहब ने कहा, नहीं, मैं सामाजिक आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ौदा सरकार ने मुझे जो पैसे दिए हैं, स्कॉलरशिप दिए हैं, उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि ये पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं बड़ौदा सरकार की नौकरी करूं और इसलिए मैं अभी सामाजिक आंदोलन नहीं कर सकता। बाबा साहब के पिताजी का और बाबा साहब का झगड़ा हुआ। राम जी ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे नौकरी करने के लिए तैयार नहीं किया है, मैंने तुझे नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करवाई है, तुमको इस समाज का आंदोलन करना है। बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ौदा सरकार ने मुझे जो पैसे दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि मैं उनकी नौकरी कर सकूं और मुझे जाना होगा। पिताजी ने कहा, मत जाओ, मत जाओ, वहां पर पता नहीं कैसे लोग होंगे, तुमको बराबरी का मौका देंगे नहीं देंगे, तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा वहां पर, तुम मत जाओ। बाबा साहब ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बंदा हूं, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस एग्रीमेंट से बंदा हूं, अगर मैं नहीं जाता तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होगी, मुझे जाना होगा। बाबा साहब अपने पिताजी से लड़ झगड़ कर इस बड़ौदा में आए और बड़ौदा में आने के बाद जो बाबा साहब के साथ
साथ हुआ वो आप सबको पता है। यहां का एक पियून भी बाबा साहब को फाइल फेंक कर दूर से दिया करता था। पानी का मटका तक बाबा साहब को छूने के लिए अलाउड नहीं था। घर बाबा साहब को यहां पर नहीं मिला। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर फिर से अपने घर के लिए निकले। वो आज का दिन जहां पर बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मेरे पिताजी सही थे, मेरे पिताजी सही थे, मुझे अब इस बड़ौदा सरकार की नौकरी नहीं करनी। अब मैं यहां से जाकर मेरे समाज का आंदोलन करूंगा। जो गैर बराबरी की सिस्टम इस देश में है, इस सिस्टम को मैं उखाड़ फेंकूंगा। ये संकल्प बाबा साहब ने लिया और यहां से बाबा साहब मुंबई गए, महाराष्ट्र गए और उस दिन से आज के दिन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक बाबा साहब ने इस समाज का आंदोलन लड़ा। बाबा साहब ने अपने परिवार का आंदोलन नहीं लड़ा, अपने बीवी बच्चों के लिए नौकरी पाने के लिए बाबा साहब संघर्ष नहीं कर रहे थे। बाबा साहब ने हर एक मिनट, एक एक समय बाबा साहब ने इस समाज को दिया। आज आप लोग यहाँ पर मेरा गुणगान कर रहे हो कि बाबा साहब का परपोता यहाँ पर आया है। मैं बाबा साहब का परपोता नहीं मानता खुद को, क्योंकि बाबा साहब ने ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, इस परिवार को समय नहीं दिया। ये जो मेरे सामने बैठा है, इस परिवार को बाबा साहब ने सबसे ज्यादा समय दिया है। ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये बाबा साहब का परिवार नहीं हो। ये जो आप मेरे सामने बैठे हैं, ये असली परिवार बाबा साहब का है। इसलिए मैं रिश्ते से बाबा साहब का परपोता लगता रहूंगा, लेकिन मैं विचारों से बाबा साहब का पहले सुपुत्र हूं, उसके बाद रिश्ते से परपोता। बाबा साहब ने संकल्प लिया 1917 से लेकर 1956 के रात के 2 बजे तक, अपनी आखिरी सांस तक बाबा साहब ने इस समाज का आंदोलन किया। 5 दिसंबर के रात तक बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धायनी धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ों लोगों को, इतने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी है। मेरे बाद ये लोग कैसे जिएंगे, कैसे आचरण करेंगे, इसलिए इनके लिए एक किताब होनी जरूरी है। बाबा साहब 5 दिसंबर के रात तक अपनी बच्चों के लिए प्रॉपर्टी की विल नहीं लिख रहे कि मेरे जाने के बाद ये बंगला मेरे बेटे को मिले, ये बंगला मेरे इस बेटे को मिले। बाबा साहब प्रॉपर्टी की विल नहीं बना रहे, लेकिन मेरा समाज कैसा आचरण करेगा, इसलिए बुद्धायनी धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे। 5 दिसंबर की रात तक, तो 1917 से लेकर 1956 तक एक एक मिनट बाबा साहब ने इस समाज के लिए दिया। हमारा काम क्या है? क्या बाबा साहब ने किए हुए आंदोलन को नतमस्तक करो? बाबा साहब आपने आंदोलन किया, हम आपको नतमस्तक होते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, बस इतना ही काम है क्या हमारा? हम बाबा साहब के भक्त नहीं हैं, बाबा साहब हमारे लिए भगवान नहीं है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अनुयायी का काम क्या होता है? जहां पर हमारे महापुरुषों का विचारों का नहीं, शरीर का अंत हुआ है, वहां से हम लोगों को बाबा साहब की मूवमेंट को आगे लेकर जाना है। ये हम लोगों का काम है, ये हमारा काम है। 1917 से लेकर आज तक बाबा साहब ने 1956 तक जितने भी आंदोलन किए, उसके बेनिफिट आज भी हम लोग ले रहे हैं। 1917 का बेनिफिट भी हम लोग आज ले रहे हैं। 1917 में जब बाबा साहब यहां से संकल्प लेकर बॉम्बे गए और तब भारत के जो सामाजिक जड़न हो रही थी, उसमें बाबा साहब ने हिस्सा लिया और पहला मूवमेंट बाबा साहब का हुआ, वो यानी इस देश में मिलने वाले वोट के अधिकार के लिए। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, अंग्रेजों ने साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में भेजी कि जाओ भारत के लोगों को क्या क्या अधिकार देने हैं उसका जरा मुआयना करके आओ। ये साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई और भारत में आने के बाद गांधी ने और नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा कि इस देश में केवल 3 वर्गों को ही वोट का अधिकार दो। पहला वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो कम से कम 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकता है, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। दूसरा वर्ग जो टैक्स भरता है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। और तीसरा वर्ग
इस देश के राजा महाराजाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब को इस बात का पता चला, बाबा साहब को पता चला, गांधी नेहरू ने इस तरह का बयान दिया है, और साउथ ब्यूरो कमेटी अगर बाबा साहब गांधी नेहरू के बयान पर अगर कानून बनाती है तो हम लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने इस साउथ ब्यूरो कमेटी को पकड़ा और कहा कि गांधी नेहरू के अनुसार अगर आप कानून बनाते हो तो हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। साउथ ब्यूरो ने बाबा साहब से पूछा कैसे नहीं मिलेगा, हमको जरा बताओ। बाबा साहब ने कहा मनुस्मृति के अनुसार इस देश में हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं हो तो ये सारे लोग 8वीं पास होने का सबूत कहां से दिखाएंगे। मनुस्मृति के अनुसार हम लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, नौकरी करने का अधिकार नहीं, व्यवसाय करने का अधिकार नहीं। हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, जमीन ही नहीं होंगी तो इनकम टैक्स भरी हुई रिसीट, प्रॉपर्टी टैक्स भरी हुई रिसीट कहां से दिखाएंगे। हमारे पास ये सारे दस्तावेज नहीं है आपको दिखाने के लिए। साउथ ब्यूरो ने बाबा साहब से सवाल किया तो आपके लोगों को, इस देश के लोगों को अगर वोट देने का अधिकार देना है तो हमको क्या करना होगा। बाबा साहब ने कहा हम आपको इनकम टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसीट नहीं दिखा सकते, 8वीं पास होने का सबूत नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बात है जो आपको हम जरूर साबित करके दे सकते हैं। साउथ ब्यूरो ने कहा कौन सी। बाबा साहब ने कहा हम इस देश में जन्म लेते हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, और इसलिए आपको इस देश में अगर वोट देने का अधिकार देना है तो हमारे उम्र के आधार पर दीजिए। बाबा साहब की इस बात को मानते हुए साउथ ब्यूरो कमेटी ने इस देश में एक कानून बनाया और एडल्ट फ्रेंचाइज का ये कानून, ये आर्टिकल उस कानून में डाल दिया। एडल्ट फ्रेंचाइज आज भी इस देश में लागू है। 21 साल के हर एक स्त्री को और हर एक पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 1917 और 1919 के आंदोलन की वजह से आज भी हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। ये बाबा साहब के आंदोलन का पहला नतीजा है जिसका बेनिफिट आज भी हम लोग ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। आज 2019 में हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए अधिकारों का रक्षण हम लोगों को करना है। देखिए उस समय एक अकेले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया। करोड़ों लोगों का सपना बाबा साहब अंबेडकर जी ने अकेले ने पूरा किया। आज हम लोग करोड़ों लोग हैं, क्या एक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर सकते। आज इस देश के संविधान को धोखा है, और ये मैं नहीं कह रहा, आपको लगेगा मैं कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट जजेस, जस्टिस गोगोई, जस्टिस चिलामेश्वर, जस्टिस जोसेफ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस, अब उसमें से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस गोगोई। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कहा देश का लोकतंत्र खतरे में, इसको बचाओ। क्या भारत की सिस्टम में देखो, भारत के सबसे हाईएस्ट कोर्ट का जज कहता है कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में, इसको बचाओ। पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट सबसे निचला कोर्ट, उस निचले कोर्ट का जज उस देश के प्रेसिडेंट को जेल भेजता है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है संविधान बचाओ। वहां का देश अपने प्रेसिडेंट को जेल भेजता है, उसको इलेक्शन लड़वाने पर बंदी डालता है। मुशर्रफ को जेल भेजने का काम वहां का डिस्ट्रिक्ट जज कर सकता है, और यहां का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अरे फिर आप उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो। हमको ही अगर ये बचाना है तो आप उस कुर्सी पर क्यों बैठे हो। वो जज गलत नहीं है, उसको भी पता है संविधान खतरे में है। और खुद इस देश के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स, इनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड, हम इस देश में सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि इस देश का संविधान बदल सके। ऑन रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का यह स्टेटमेंट है
आज हमारे राज्यसभा में कुछ सीटें कम हैं, जैसे ही राज्यसभा में हमारी सीटें बढ़ जाती है, हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। 9 अगस्त को पिछले साल रामलीला मैदान पर इस देश के संविधान को जलाया गया। आप लोगों ने सबने पढ़ा, सुना? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं इस बात का निंदा करता हूं कि इस देश के संविधान को जलाया गया? अरे वो गौतम गंभीर के ये छोटी सी उंगली को क्या लग गया? वो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है कि उंगली जल्दी ठीक हो जाए, हमारे बच्चे रोज मर रहे, एक बात एक आंसू इस मगरमच्छ की आंखों में नहीं आते? ये मैं खास मंगाया हूं। नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, गुणगान गा रहे हैं, ये लेके आया हूं मैं आज। 25 तारीख को मैं निकल रहा हूं अमेरिका। ये पिटीशन है, 100 पेजेस की पिटीशन। कहां डाल रहा हूं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस देश में बराबरी लाऊंगा। हमको भी आज ये संकल्प लेना है। इस देश का संविधान हटाने के लिए, इस देश के संवैधानिक परिस्थितियों को हटाने के लिए इन्होंने ईवीएम बनाई, ईवीएम मैनेज की और संसद में जाकर ये बैठ गए। हमको यह संकल्प लेना है, अगर पूरे विश्व में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता तो हम ईवीएम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये ईवीएम हटाने का संकल्प भी हमको इस देश, इस भूमि से लेकर जाना होगा। ये ईवीएम हटाने का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं यहां से यूनाइटेड नेशन में दाखिल करूंगा और वहीं से लंदन के लिए जाऊंगा, जहां से बाबा साहब ने 1930, 31 और 32 में हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। उसी ब्रिटिश काउंसिल के सामने यह पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूं। देखो, ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, बाबा साहब का परिवार मैं नहीं, आप हो। और ये लड़ाई लड़ने का काम बाबा साहब के परिवार को करना होगा। बाबा साहब जब 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तब गांधी ने वहां पर एक मुद्दा उपस्थित किया। क्या किया पता है? गांधी ने कहा कि ये डॉक्टर अंबेडकर, ये आपके चुने हुए प्रतिनिधि है, ब्रिटिशों के प्रतिनिधि है, भारत के हरिजनों का मैं सच्चा नेता हूं, मैं सच्चा नेता हूं। इसलिए आप बाबा साहब की बातों को ना सुने, सिर्फ मेरी बातों को सुने। बाबा साहब ने इस बात को भारत में बताया, भारत में टेलीग्राम करके बताया कि गांधी ने यहां पर आकर एक नया मुद्दा उपस्थित किया है कि मैं अंग्रेजों का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और भारत के देश के लोगों का प्रतिनिधि नहीं हूं। तो भारत में क्या हुआ पता है? भारत के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से यूनाइटेड नेशंस में और लंदन के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से खत भेजे, टेलीग्राम भेजे, और उस टेलीग्राम में मैसेज था कि ये जो गांधी यहां पर उपस्थित है, ये हमारा सच्चा प्रतिनिधि नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे सच्चे प्रतिनिधि है। और आपको अगर शक होता है तो इस टेलीग्राम में जो खून है, उस खून की जांच कराओ। ये खून बाबा साहब से मैच होगा, गांधी से मैच नहीं होगा। और यही मुद्दा आज फिर लंदन के कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होगा, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होगा कि ये तो राजरत्न अंबेडकर की पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का 1 रुपए का सदस्य नहीं हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को ये कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वो हम उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं, ये जो पिटीशन मैंने तैयार की है, इस देश के शेड्यूल कास्ट के हाईएस्ट रैंक के जजेस से हम लोगों ने ये तैयार की है, जजेस के माध्यम से तैयार की है। 4 महीने 6 महीने हमने इस पिटीशन को, ड्राफ्ट को तैयार कराने में लगाए हैं। ये आज 25 तारीख को हम लोग जाएंगे और वहां पर दाखिल करेंगे। लेकिन ये मुद्दा वहां पर उपस्थित होगा कि ये केवल राजरत्न अंबेडकर कह रहा है,
भारत के लोग नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये जो ड्राफ्ट हमने बनाया है ये मेरे वेबसाइट पे मैं डालूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसका ईमेल दे दूंगा। उस ईमेल पे आप सभी को अपने अपने ईमेल से वहां पर फॉरवर्ड करना है। ये लड़ाई सिर्फ राजरत्न अंबेडकर की नहीं, पूरे देश भर में से करोड़ों ईमेल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने चाहिए कि हमको ईवीएम नहीं चाहिए। ये ईमेल आप लोगों के माध्यम से जाने चाहिए। मेरी वेबसाइट tbsi.org.in पर मैं इसका ड्राफ्ट रखूंगा। मेरी फेसबुक पेज पे मैं इसका ड्राफ्ट आप लोगों के लिए रखूंगा। ये ड्राफ्ट आपको डाउनलोड करना है। एक फॉर्म है, फॉर्म में केवल आपका नाम वहां पर भरना है, एड्रेस भरना है और आपका प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भरना है। सिर्फ उतना एडिट करके वो फॉर्म सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस पे भेजना है। जब ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पता चलेगी कि करोड़ों की संख्या में भारत से निवेदन आ रहे हैं कि हमको ईवीएम नहीं चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मजबूर हो जाएगी, भारत के लोगों का बात सुनने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। और इसलिए ये काम आप लोगों को भी यहां पर करना। देखो क्यों इस देश की व्यवस्था को क्यों खतरा है बाबा साहब के संविधान से, क्यों बाबा साहब के संविधान को यह हटाना चाहती है। आप लोगों के घरों में संविधान है? आप कभी आर्टिकल 13 पढ़िए। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं बाबा साहब पता है उस आर्टिकल में? देखो क्यों इस देश के लोग, मनोवादी व्यवस्था इस देश की क्यों इस संविधान को हटाना चाहती है। बाबा साहब का संविधान लागू होने से पहले कौन सा संविधान लागू था? मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति लागू थी। बाबा साहब ने संविधान लिखा, आर्टिकल 13 बाबा साहब ने लिखा। आर्टिकल 13 में बाबा साहब लिखते हैं कि आज यह संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून इस देश में हैं, मैं आज से उसको शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब ने 2500 सालों की मनुस्मृति एक लाइन में इस देश से निकाल दिया, एक लाइन में। और इसलिए इनको बाबा साहब के संविधान से धोखा। इनकी मनुस्मृति अगर वापस लानी है तो बाबा साहब के संविधान को हटाना इनकी मजबूरी है। और क्या है ऐसा संविधान में, ऐसा क्या लिख कर गए हैं बाबा साहब संविधान में जो इस मनुस्मृति के व्यवस्था को दिक्कत है? देखो मैं आपको बताता हूं क्या है संविधान। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया। संविधान देने के बाद बाबा साहब अंबेडकर अपने बंगले पर गए, अपनी आराम कुर्सी पर बाबा साहब बैठे। अपनी आराम कुर्सी पर बाबा साहब बैठे, आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना इतिहास, अपनी उनके साथ घटी हुई घटना है उसको याद कर रहे थे। याद करते करते उनके आंखों से आंसू आने लग गए। बाबा साहब के बगल में शंकरानंद शास्त्री, उस समय के बाबा साहब के सचिव, खड़े थे। शास्त्री ने देखा बाबा साहब रो रहे हैं। अब शास्त्री जी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा साहब को उठाए और पूछे कि बाबा साहब क्यों रो रहे हो। शास्त्री जी बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब को पूछा, बाबा साहब अभी आप इस देश को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था बाबा साहब अपने इस देश को दी है, आपको किस बात का दुख है, आपको किस बात का दर्द है, आप क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने शास्त्री को जवाब दिया, शास्त्री 1917 से लेकर आज तक मेरे जीवन का जो सफर हुआ उस सफर को याद करने का काम मैं कर रहा था। और ये सफर याद करते करते मुझे मेरा बेटा याद आ गया, मेरा सबसे चहीता बच्चा, मेरा सबसे चहीता बेटा राजरत्न मुझे याद आ गया। मेरा जो नाम रखा हुआ है मेरे पिताजी ने, ये बाबा साहब के आखिरी बच्चे पे राजरत्न के याद पर मेरा नाम मेरे पिताजी ने राजरत्न रखा। ये राजरत्न 2.5 साल का जब हुआ, जुलाई 1926 में जब 2.5 साल का हुआ तब इसको डबल निमोनिया हो गया। उस समय
बाबा साहब अंबेडकर जी की आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। बाबा साहब वकीली किया करते थे। वकीली क्षेत्र से बाबा साहब को कितने पैसे मिलते होंगे पता है आपको? एक बैरिस्टर है, कितनी फीस लेते होंगे? आज मैं हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मैटर्स लड़ता हूं, कभी सीनियर काउंसिल को अपॉइंट करता हूं, वो सीनियर काउंसिल कहता है मुझे सिर्फ पेपर पढ़ने के 50,000 रुपए लूंगा। पेपर पढ़ने के, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा बाद में, सिर्फ पेपर हाथ में लेने के और पढ़ने के लिए मैं 50,000 रुपए लूंगा। तो एक बैरिस्टर कितने रुपए लेते होंगे? बाबा साहब का एक खत है मेरे पास, जो आप लोग वॉल्यूम 21 में भी पढ़ सकते हो। क्या लिखते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब अपने आशील के लिए अपने क्लाइंट के खत लिख के कहते हैं, आप मेरी फीस नहीं देते हो तो ठीक है, कम से कम आने जाने का किराया तो दीजिए। ये आने जाने का किराया मैं कहां से लाऊं? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? यानी जो क्षेत्र बाबा साहब अंबेडकर जी समाज की केसेस लड़ा करते थे, उस समाज से भी बाबा साहब को पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब का सबसे चहीता बच्चा राजरत्न बीमार हो गया, डबल निमोनिया हो गया, घर में बुखार से तप रहा था। माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने अपने कार्यकर्ता से, बाबा साहब के कार्यकर्ता से कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो, उनको तुरंत घर लेकर आओ। ये कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में आने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को संदेशा दिया कि बाबा साहब, माता रमाई ने आपको तुरंत घर बुलाया, तुरंत घर बुलाया। बाबा साहब को पता चला क्या हुआ होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस हाईकोर्ट के दरवाजे से तांगा किया और जिस चाली में बाबा साहब रहा करते थे, 10 बाय 10 का रूम था, 10 बाय 10 के रूम में बाबा साहब अंबेडकर रहा करते थे। उस चाली में वो तांगा आपको रुका। बाबा साहब अंबेडकर अपने घर में गए, राजरत्न को अपने बाहों में लिया, और जैसे ही बाबा साहब ने उस राजरत्न को अपने बाहों में लिया, बाहों में ही बाबा साहब के राजरत्न ने दम तोड़ दिया। उस समय बाबा साहब इतने फूट फूट कर रोए, दीवार पर सर फटक फटक कर बाबा साहब रो रहे थे, जमीन पर लेटकर बाबा साहब अंबेडकर रो रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं को यह पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को शांत कैसे कराया जाए। बाबा साहब का बचपन का दोस्त आगे आया, बाबा साहब को शांत किया, और शांत करने के बाद बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब, अभी राजरत्न के शरीर पर हमको अंत विधि करनी है। बाबा साहब के राजरत्न के शरीर पर हमको अंत विधि करनी है, उसके लिए नए कपड़े लाने हैं, कफन लाना है, ये सारा पैसा आप मुझे दीजिए ताकि हम वो साहित्य लेकर आए। ये बातें सुनते ही बाबा साहब अंबेडकर जो शांत हो गए थे, फिर से फुट फुट कर रोने लगे। माता रमाई बगल में खड़ी थी। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के जेब में नए कपड़े छोड़ो, कफन लाने तक के पैसे बाबा साहब के पास नहीं। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न को उस साड़ी में लपेटा और राजरत्न का अंत विधि करके आए। ये बात बाबा साहब अंबेडकर जी को 26 नवंबर 1949 को संविधान देने के बाद याद आई। बाबा साहब शास्त्री से कहते कि शास्त्री एक समय था कि मेरा राजरत्न इस विश्व से जाते हुए मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। बिना कफन का मेरा राजरत्न इस जहां से अलविदा हो गया। लेकिन आज मैंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है। आज मैंने इस देश को संविधान बना के दिया है और एक ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम कर दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में बना दी है। बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं लिखी। बाबा साहब ने 395 आर्टिकल का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बाबा साहब ने इस देश के लोगों के सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था बाबा साहब ने इस देश को दे दी है। ये संविधान ये लोग हटाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। ये संविधान नहीं जलाना चाहते हैं।
ये हमारे गले में आज जो टाई आ गई है, इस टाई को हटाकर फिर से इस गले में हांडी बांधने की योजना कर रहे हैं। हमारे कमर में आज जो बाबा साहब के आंदोलन की वजह से ये जो बेल्ट आ गया है, ये बेल्ट हटाकर फिर से इस कमर में झाड़ू बांधने की योजना ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पूरे देश में कर रहे हैं। आज हम लोगों को इस संकल्प भूमि से और एक संकल्प लेकर जाना चाहिए। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी का कोई पर्सनल दुश्मन तो हूं नहीं, और मैं देश में नरेंद्र मोदी हटाओ ये कैंपेन भी नहीं चलाता। मैं इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी हटाओ। एक मोदी हटाओगे, दूसरा बिठा देंगे, दूसरा हटाएंगे, तीसरा बिठा देंगे। इसलिए हमको नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश नहीं करनी है। मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होता है, उस फैक्ट्री आरएसएस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश से आरएसएस को हटाना चाहिए। अमेरिका में कल परसों बात हुई है, वहां के लोगों ने कहा है कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। ये बात कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन में हो रही है, और हम लोग उनकी बातों पर देश चला रहे हैं। मोहन भागवत कहेगा कि आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, मोहन भागवत कहेगा तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हम लोगों को तो सबसे पहले मांग ये करनी चाहिए कि इस देश में जो भाईचारा बना है, एससी के लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपस में भाईचारा के माध्यम से इस देश में शांति से रह रहे हैं। ये मोहन भागवत स्टेटमेंट कर देता है, हम लोगों में दंगे निर्माण होते हैं। इसलिए इस देश की सुरक्षा के लिए मोहन भागवत को रासुका लगाकर जेल में डालना चाहिए। भाई, आदमी खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए, कुछ भी बोल देता है और देश उसके ऊपर काम करता है। तो हम लोगों को यह मांग करनी होगी, आज हम लोगों को यह संकल्प लेकर जाना होगा। देखो, बाबा साहब ने घोषणा की, मैं भारत बौद्धमय करूंगा। आज बौद्धमय भारत की परिस्थिति क्या है पता है? भारत में बौद्धों की ऑन रिकॉर्ड संख्या है 0.6%। बाबा साहब कहते हैं मैं भारत को बौद्धमय करूंगा, और उसी बौद्धमय भारत में बौद्धों की संख्या 0.6%, 1% भी आप लोगों की संख्या नहीं है। तो क्या हम बाबा साहब के सपने को पूरा कर पाए? इस पंडाल के नीचे बैठे हुए लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सरकारी आंकड़ों में आप लोग आज भी हिंदू हो, बौद्ध नहीं हो। हिंदू हो। अभी 2021 को जनगणना होने वाली है, उसका काम शुरू हो चुका है। मुझे हर एक गली में से फोन आ रहे हैं कि जनगणना के लोग हमारे घर पर आ गए हैं और वो हमको पूछते हैं कि बौद्ध होने का क्या प्रमाण पत्र है। हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो हमको हिंदू लिख रहे हैं कि आपके पास बौद्ध होने का कोई प्रमाण पत्र है कि मैंने बौद्ध धम्म दीक्षा ली है, ये देख मेरे पास बौद्ध, मेरे नाम का बौद्ध दीक्षा प्रमाण पत्र है। आज बौद्धों की पूरे भारत में लोक संख्या 80 लाख है, 80 लाख। देश की लोक संख्या कितनी है? 132 करोड़ के ऊपर हो गई है। 132 करोड़ के ऊपर इस देश में लोग रहते हैं, उसमें से 80 लाख बौद्ध इन लोगों ने देश के लोगों को बौद्ध बताया है। और इसलिए हम लोगों को और एक काम बाबा साहब का ये पूरा करना होगा। आप लोगों के पास अगर बौद्ध धम्म दीक्षा के प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये काम मैं पूरे देश भर में कर रहा हूं। घर घर जाकर बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र हर एक बौद्धों के पास होने चाहिए। ये बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र, ये हमारे डॉक्टर बोधिराज विश्वास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट, इनको हमने सारे बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र दिए हैं। हर एक घर में 2020 से पहले हर एक घर में बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र जाने चाहिए। और जो भी जनगणना का आदमी हमारे घर पर आए, उसको बताओ ये देख मैं बौद्ध हूं, मेरा हिंदू करके नाम में रजिस्टर में दर्ज नहीं करो। ये काम आपको करना है। आप लोगों को डराया जाएगा, आप लोगों को बोला जाएगा कि हिंदू बौद्ध लिखने के बाद आपका आरक्षण रद्द होगा। आप लोगों के सामने ये बातें होंगी। आप लोग अगर बौद्ध बनते हो तो बौद्ध होने के बाद आपका आरक्षण रद्द होगा, इस तरह का डर आपको भारत सरकार बताएगी।
इसका जवाब भी बाबा साहब ने दिया हुआ है। बाबा साहब को कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा साहब, आप हमको बौद्ध होने के लिए कहते हो, हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण चला जाएगा, उसका क्या? बाबा साहब ने उस व्यक्ति को जो जवाब दिया, वो जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूं। बाबा साहब ने उस व्यक्ति से कहा, आप बिंदास बौद्ध हो जाओ, आपके सारे हक और अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है, आपके कोई अधिकार नहीं जाएंगे। और ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिख दी है। आप अगर बौद्ध भी होते हो तो भी गुजरात में भी आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र ने तो उस तरह का जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जीआर पास किया है, अगर आप बौद्ध भी होते हो तो आपका एससी का रिजर्वेशन नहीं जाएगा, क्योंकि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2 बेंचमार्क जजमेंट दिए हैं, 2 बेंचमार्क जजमेंट। और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एससी का प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, आप किसी भी धर्म में परिवर्तित होते हो तो भी आपका रिजर्वेशन नहीं जाता। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस देश में है। तो आप लोग बौद्ध होने के बाद भी आपका रिजर्वेशन इफेक्ट नहीं होने वाला। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने बनाई है, हमको उसके माध्यम से इस देश में हम लोग बाबा साहब के जो मुख्य उद्देश्य थे, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इस सरकार से 1 रुपया नहीं मांगना चाहता। जो खुद भीख मांग रहे हैं बाहर के देशों से, हम उनसे क्या मांगे? बाबा साहब ने जाते जाते हम लोगों को जो बौद्ध धर्म दिया, क्या व्यवस्था देकर गए पता है आप लोगों को? 1950 में बाबा साहब अंबेडकर पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए। 28 देशों के प्रतिनिधि उसमें थे। 1954 में बाबा साहब तीसरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए। 54 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति, सीएम, प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्फ्रेंस में थे। 1956 में बाबा साहब चौथी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस में गए। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको 125 देशों के साथ जोड़ रखा। 125 देश, 125 देशों के साथ बाबा साहब ने हमको जोड़ रखा है। हमको ये बात ही पता नहीं। हमारे यहाँ पर उना कांड होता है, हमारे यहाँ पर गुजरात में लोगों को पीटा जाता है, हम लोग वहीं पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग खुद को दलित बता रहे हैं। ये दलित शब्द भारत के बाहर कहीं नहीं है। श्रीलंका में आप जाओ और पूछो दलित यहाँ कहाँ रहता है, वो कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दलित। जापान में जाओ, यहाँ पर दलितों की बस्ती कहाँ पर है पूछो। चाइना में जाके पूछो यहाँ पर दलित कॉलोनी कहाँ पर है, दलित सोसाइटी कहाँ पर है। अरे आज हम लोग यहाँ पर संकल्प दिन पर आए हैं, हमको भी कुछ संकल्प आज लेने चाहिए। हमको और एक संकल्प यहाँ से लेकर जाना है कि हम लोग इसके आगे दलित शब्द का उपयोग कभी नहीं करेंगे। हम बौद्ध हैं और बौद्ध ही हम खुद को लगाएंगे। उना के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, नाम आता है दलितों को पीटा गया। यूनाइटेड नेशन तक ये बात गई है, कोई मदद को नहीं आया कोई मदद के लिए, क्योंकि भारत के बाहर दलितों की कोई देश नहीं है, दलितों का कोई व्यवस्था नहीं है। यही लोग अगर बौद्ध होते हैं तो इन बौद्धों का जागतिक स्तर पर आवाज उठाने का काम मैं अपने मन से करूंगा। इतनी गवाही मैं आज आपको देता हूं और ये काम मैंने किया। मैं सिर्फ घोषणा नहीं कर रहा। बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैच्यू को तमिलनाडु में दिन दहाड़े तलवार से तोड़ा गया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। उनको हवा लगने दो, पिछली बार चक्कर आई थी। सभी लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फेसबुक पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो 3 वीडियोस मुझे मिले, कोई तलवार से तोड़ रहा है, कोई बाबा साहब की मूर्ति की विडंबना कर रहा है, दिन दहाड़े पुलिस वाले भी देख रहे हैं। ये सारे वीडियो उठाए और यूनाइटेड नेशंस को भेज दिए। यूनाइटेड नेशन को लेटर के साथ भेज दिया कि देखो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश में बौद्ध धर्म का
पुनर्जीवन यहाँ पर पुनर्स्थापित किया है। उन बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को किस तरह से आरएसएस के लोग तोड़ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। यूनाइटेड नेशन ने मुझे रिप्लाई भेजा और कहा आप आपकी बात विस्तार से हमारे सामने रखिए कि क्या पौधों के ऊपर वहां पर हो रहा है। और इसलिए बाबा साहब ने जो व्यवस्था हमारे हाथ में दी है, क्या व्यवस्था है पता है? हमारे बच्चे को किसी ने गाल पर भी यहाँ पर वडोदरा में चाटा लगा दिया। पूरे विश्व के बौद्ध आपके समर्थन में इस बड़ौदा में आ सकते हैं, इतनी ताकत बाबा साहब ने हमारे हाथों में रखी है। इस ताकत को हमको पहचानना होगा। बौद्ध धर्म के माध्यम से इस आंदोलन को हमको खड़ा करना होगा। जापान में 2018 में गया, 2017 में गया और वहां पर मैंने उनके सामने मांग कर दी है कि हमको भारत में हमारी शिक्षा बंद कर दी जा रही है, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और इसलिए हमको भारत में उस समय सम्राट अशोका के कार्यकाल में 17 यूनिवर्सिटीज हमारे भारत में थी, 17 विश्वविद्यालय थी। आज हमारे पास एक स्कूल भी नहीं। मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सामने मांग की है कि हमको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भारत में खड़ी करनी है। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी हम भारत में ला रहे हैं। ये काम हमको भारत में बाबा साहब के ये आंदोलन पूरा करना होगा। देखो बाबा साहब अगर चाहते तो क्या शुगर फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते? बाबा साहब अगर चाहते तो ये कपड़ों की इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकते थे? टेक्सटाइल मिल, पेपर इंडस्ट्री। बाबा साहब अगर चाहते कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो बाबा साहब कोई भी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने पैसे कमाने के लिए शुगर फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल नहीं डाली। मेरे समाज के बच्चे पढ़ने चाहिए, इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खड़ी की। हम लोगों को उस एजुकेशनल मूवमेंट को खड़ा करना होगा। हम लोगों को इन सारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बातों को आज खड़ा करना होगा। और इसलिए इस संकल्प भूमि से हमको ये बात आज पूरी करके यहां से मन में लेकर जानी है कि बाबा साहब के अधूरे रहे हुए जो काम है वो हमको पूरे करने हैं। देखिए समय भी बहुत हो चुका है, मुझे भी अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है। मैं जाते जाते आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। देखो बाबा साहब ने बड़ी संघर्ष से ये कार्रवाई यहां तक लेकर आए। बाबा साहब की आर्थिक हालात नहीं थी, बाबा साहब की शारीरिक परिस्थिति नहीं थी। 4-4 बच्चे बाबा साहब ने इस जमीन में दफना कर बाबा साहब ने ये मूवमेंट खड़ी की। बाबा साहब की आखिरी दिनों में उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे इस कारवा को मेरा ये समाज आगे बढ़ाए। 18 मार्च को बाबा साहब ने अपनी व्यथा आगरा के भाषण में बताई। बाबा साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं ये कारवा यहां तक लेकर आया हूं, लेकिन इसको आगे लेकर जाने वाला कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 18 मार्च को बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज बाबा साहब हमको धोखेबाज कहते हैं। जिन बाबा साहब के बदौलत आज हम लोग सूट बूट टाई कोट में घूमते हैं, बाबा साहब हमको धोखेबाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा आंदोलन नहीं चला था। मेरे आंदोलन की वजह से पढ़ लिख गया, मेरे आंदोलन की वजह से 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। मेरे आंदोलन की वजह से बना, लेकिन मेरा आंदोलन चलाने के लिए ये आगे नहीं आ रहा। मेरे आंदोलन की वजह से ये बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अपने घर और परिवार को ही चला रहा। बाबा साहब के आंदोलन के तरफ देखता भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, अपील करूंगा कि बाबा साहब के इस धम्म के कारवा को बढ़ाने के लिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, लेकिन जो भी इस देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन करेगा, हम उसके विरोध में आवाज उठाएंगे। चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से डर नहीं है। ये आज जो ताकत मुझे बोलने की मिली है, ये बाबा साहब के संविधान से मिली है। आज भी इस देश में मेरे बाप का कानून लागू है, नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं। और इसलिए हमको बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहिए।
बाबा साहब के धम्म के कारवा को बढ़ाने के लिए आना चाहिए। आप लोगों में बंते जी ने कहा कि हम लोगों में फ्रैक्शंस है, अलग अलग पार्टियों में हम लोग बटे हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। देखो आरएसएस के लोग सभी पार्टियों में हैं। मैं एक दिन आज तक पर कोई डिबेट देख रहा था, कांग्रेस के यहां से तिवारी, बीजेपी के यहां से त्रिपाठी, वो सीपीआई के यहां से कुलकर्णी और आम आदमी पार्टी के यहां से देश पांडे, सभी ब्राह्मण अलग अलग पार्टियों से चर्चा में बैठे हैं। अगर आरएसएस के लोग सभी पार्टियों में हैं, लेकिन वो अपने ब्राह्मणवाद के लिए एक होकर काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप लोग अपने अपने अलग अलग पार्टियों में होने के बाद आप लोग आपस में मनमुटाव क्यों रखते हो? अगर वो अपने ब्राह्मणवाद के लिए एक हो सकते हैं, तो अलग अलग पार्टियों में रहकर आप बौद्ध धर्म के लिए एक नहीं हो सकते? जिस तरह से आप लोग बिहार में जाते हो, बौद्ध विहार में जाते हो, अपने चप्पल जूते बाहर रखते हो, मैं आपसे अपील करूंगा, इस बौद्ध धर्म के मूवमेंट में आते हुए अपने अपने पार्टियां बाहर रखो और बौद्ध बन के एक आओ, एक होकर लड़ो। बाबा साहब के इस बौद्ध धर्म के मूवमेंट को हमको आगे बढ़ाना है। पॉलिटिक्स तो इन लोगों ने हमारा खत्म कर दिया। इस बौद्ध धर्म के मिशन को आगे लेकर हमको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। देखो, जाते जाते मैं एक भी आपको ब्यौरा देता जाऊंगा। आज आप लोग मेरे यहाँ पर ओएनजीसी का स्टाफ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, बंते जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को बताना चाहता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब की संपत्ति क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है। मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब के प्रॉपर्टी से आपको कितना हिस्सा मिला, क्या क्या मिला, कौन सा बंगला मिला, कौन सी कॉलेज मिली। मैं आज आपको बाबा साहब के प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तब तक बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके थे। मंत्री 4 डिपार्टमेंट के 4 खाते के मंत्री थे। आज कोई एक सादा नगर सेवक, आप लोग क्या कहते हो, कॉर्पोरेटर भी कोई बन जाता है लोकल बॉडी में, तो वो 5 साल में इतना पैसा कमा लेता है कि उसके साथ पुष्टे बैठकर खा सके, इतने पैसे वो कमा लेता है एक टर्म में। तो बाबा साहब तो मंत्री थे, बाबा साहब ने कितने पैसे कमाए होंगे? 4 डिपार्टमेंट के मंत्री के पास कितने पैसे होंगे? जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, तब उनके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए थे, और किसी बैंक का बाबा साहब पर कर्जा था। 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में 15,000। तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है? तो बाबा साहब की संपत्ति क्या है? आज मैं आप लोगों को बाबा साहब की संपत्ति जाहिर करता हूं। बाबा साहब के बाद इस देश में, हमारे समाज में जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, ये है बाबा साहब की सही संपत्ति। ये बाबा साहब की सही संपत्ति है। वारिस किसे कहते हैं पता है? वारिस जो संपत्ति में अपना हक देता है, हक मांगता है ना, उसको कहते हैं वारिस। मैं बाबा साहब का वारिस नहीं हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, और इसलिए मुझे बाबा साहब के संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए। आप लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर बने हो, मुझे आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। यहां से हमको बाबा साहब की मूवमेंट खड़ी करनी है। यहाँ पे आप लोग अलग अलग क्षेत्र में जुड़े हो, हम लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब के इस मिशन से भी हमको चलना है। हाँ, ये हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 2 अक्टूबर को श्रामणेर शिविर भी है, और 8 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का भी कार्यक्रम है। तो महसाणा में कार्यक्रम है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से देता हूँ। देखिए, आज इस धम्म के मूवमेंट से हम लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब के कारवा को आगे लेकर जाना है। इतनी आज मैं संकल्प भूमि के इस कार्यक्रम से अपील आप सभी से करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देखो बड़ी मुश्किल से ये कारवा यहां तक लाए।
और इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को दो पंक्तियां सुनाकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आज जो परिस्थिति इस देश में चल रही है, चाहे वो संविधान को हटाने की हो, आरक्षण को रद्द करने की हो, रिजर्वेशन प्रमोशन को हटाने की हो, ये सारी चीजों को लेकर आज जो परिस्थिति इस देश में है, मैं इस देश के युवाओं को और आप लोगों को कहना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों को देखकर आज भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। आज भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। और जो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के काम ना है वो बेकार जवानी है। इतनी बात कहकर मैं अपने बातों को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, पंते जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और उन्होंने आशा और विश्वास प्रकट किया है कि हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। मैं उनके आशा और विश्वास को तनिक भी धक्का नहीं लगने दूंगा, ये आशा और विश्वास में। और मैं आप लोगों से संकल्प लेना चाहूंगा कि आज देखो रहा है, मेरे शरीर में आज बाबा साहब का खून है और आपके खून में बाबा साहब है, आपके खून में बाबा साहब है। अगर ये दोनों पूरे देश भर में एक हो गए तो पूरे देश में बाबा साहब की वो क्रांति फिर से हम लोग ला सकते हैं। इतनी ताकत इस देश में हम लोग खड़ी कर सकते हैं। ये आशा और विश्वास मैं आप लोगों से भी चाहता हूं। ये साथ आप लोग मुझे आने वाले समय में दोगे, ये आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।